आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मराठा। पर मराठा को करने से पहले हम लोग छोटा सा एक नोट देखेंगे, देन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो इसके पहले जितने भी रूलर हुआ करते थे वो छोटे छोटे एरिया को रूल करते थे, वो रीजनल किंग हुआ करते थे, क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, है ना। उन्होंने कभी भी वन इंडिया एक भारत की बात नहीं की। जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका अंपायर आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और ये वन इंडिया एक भारत या फिर अखंड भारत की बात करता था। और यही कारण है इसको हम लोग फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और जो होने वाला है मराठा। तो मराठा में जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ होगा, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका बर्थ हुआ था कहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आता है। तो आंसर हो जाएगा शिवनेरी फोर्ट। और ये जो शिवनेरी का किला है ये वर्तमान में पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, जिसको पहले पूना के नाम से जाना जाता था, है ना। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो पुणे है उसको हम लोग डेक्कन क्वीन के नाम से भी जानते हैं। इनके जो फादर थे उनका नाम था शाहजी भोसले। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है ना। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि इनके फादर का नाम क्या था, शाहजी भोसले। उसके बाद हम बात करिए कौन थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री में एक राजा को पढ़ा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, इसके समय में एक अंपायर बना था जिसका नाम था बहमनी अंपायर। आगे चल करके क्या हुआ, इस बहामनी अंपायर के कई पार्ट हुए, है ना। और इन्हीं में से एक पार्ट जो है वो कहलाया बीजापुर किंगडम। वो क्या कहलाया, बीजापुर किंगडम। और इसको बीजापुर किंगडम इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी कैपिटल थी बीजापुर, है ना, जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटक में है। लेकिन ये जो बीजापुर किंगडम है ये महाराष्ट्र कर्नाटका के इलाकों में फैला हुआ था। तो इतना मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो बहामनी अंपायर था उसी से निकला है बीजापुर किंगडम, है ना। कई पार्ट हो गए थे बहामनी अंपायर के, उसी में से एक था बीजापुर किंगडम। और इस बीजापुर किंगडम को जिसने बनाया था उसका नाम था आदिल शाह। तो इसीलिए बीजापुर किंगडम को आदिल शाही किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा, जो इनके फादर थे शाहजी भोसले वो जागीरदार थे। किसके अंडर में, बीजापुर किंगडम या फिर आदिल शाही किंगडम के अंदर में। अब जागीरदार मतलब क्या, मान लो ये पूरा बीजापुर किंगडम है, तो यहाँ पर कुछ इलाके हैं। तो मान लो ये एक इलाका है, इसको एक जागीर बोल दिया गया, ऐसे ये जागीर है, ये जागीर है, ये जागीर है। तो हर जगह पे एक जागीरदार रखा गया। और ये जो जागीरदार है ये क्या करेंगे, इस एरिया में रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, है ना। और बात करेंगे, ये आर्मी जनरल के तौर पे, कमांडर के तौर पे भी काम करेंगे बीजापुर किंगडम में। तो एक जागीरदार हुआ करते थे शाहजी भोसले, इनके पास काफी बड़ी जागीर हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करें शिवाजी की जो मदर थी, उनका नाम था जीजाबाई। ये भी आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई, है ना। अब हुआ क्या, जो शाहजी भोसले वो परमानेंट पूना में नहीं रहेंगे, उनके पास तो और भी इलाके थे। तो जो ये जो जीजाबाई हैं इनके साथ शिवाजी रहेंगे शिवनेरी फोर्ट में, है ना, पूना वाले इलाके में। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शाहजी भोसले के पास एरिया काफी बड़ा था। इनफैक्ट शाहजी भोसले ने बीजापुर किंगडम के साथ में काम किया था, इसके अलावा मुगलों के साथ में भी पहले ये काम कर चुके थे। आगे हम लोग बात करें, जो शिवाजी के टीचर हुआ करते थे, गार्जियन हुआ करते थे, उनका नाम था डाडोजी कोंडादेव। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन थे जो शिवाजी के गार्जियन, मार्गदर्शक या फिर टीचर हुआ करते थे। तो आंसर हो जाएगा डाडोजी कोंडादेव। तो इस स्लाइड को मैं समराइज करूं तो मैं इतना बोल सकता हूं, शिवाजी का बर्थ हुआ था शिवनेरी फोर्ट पुणे में। उनके फादर शाहजी भोसले थे जो कि बीजापुर किंगडम के साथ में वर्क करते थे। इनकी मदर थी जीजाबाई, और इनके गार्जियन थे डाडोजी कोंडादेव। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे, तो शिवाजी जब थोड़े से बड़े हुए तो इनको ये लगा कि भाई ये जो एरिया है ये मराठा एरिया है, ये हमारा है, हमको बिलोंग करता है। तो हम किसी और के अंडर में क्यों रहे, हम क्यों ना खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर ले। तो जिस किंगडम के अंडर में उनके फादर वर्क कर रहे थे उसी के अगेंस्ट में उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिए, समझ रहे हैं। और एक एक करके पूना और उसके आसपास के जो इलाके थे उसको वो जीतने लगे। और इससे क्या हो जाएगा,
जो आपका जो बीजापुर किंगडम है उनसे कहीं ना कहीं नाराज होना ही था। यस सर नो। और शिवाजी को बहुत जल्दी सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो गए थे किसमें? गौरिल्ला वारफेयर में। और ये गौरिल्ला वारफेयर क्या होती है? हिट एंड रन वाली टेक्निक होती है, जिनको मराठी में गानिमी कावा के नाम से जाना जाता है। तो गानिमी कावा और कोई नहीं है, गौरिल्ला वॉरफेयर है। क्वेश्चन यही आता है कि गौरिल्ला वॉरफेयर के पायनियर कौन थे? तो आप बताओगे शिवाजी। तो हुआ क्या, ये लोग हिट एंड रन करेंगे। और आप लोगों ने जो बात करेंगे, जो मूवीज वगैरह देखी होंगी जो भी इस पीरियड की थी, तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो पहाड़ी इलाकों से आ जाएगी एक छोटी सी फौज, है ना, और एक बड़ी फौज के ऊपर हमला करके फिर भाग जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बहुत ज्यादा ये लड़ाइयां लड़ते थे और बहुत ज्यादा जो अपोजिशन था उसको नुकसान पहुंचाया करते थे। उसके बाद इनके जो गार्जियन है उनकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद ये और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, किसको लेकर के? बीजापुर किंगडम के अगेंस्ट में, कि मुझे अब और जल्दी जल्दी क्या करना है, पूरा एरिया जो है वो कैप्चर करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि शिवाजी को कुछ वेपन्स दिए थे किन लोगों ने? तो याद रखना, पुर्तगालियों ने शिवाजी को कुछ वेपन्स दिए थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ एमुनिशन भी था, बारूद भी था। इनफैक्ट जो पुर्तगाली थे उनके पास एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम था गोवा, है ना, गोवा। तो जो शिवाजी है ना, उनको गोवा का एक्सेस था। वो गोवा से आया जाया करते थे और इसका यूज करते थे बीजापुर किंगडम के अगेंस्ट में। और इन्होंने काफी बड़ी एक नेवी बना रखी थी, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा और आपको मालूम होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें, जब बीजापुर किंगडम के साथ में उठापटक चल रही थी, तो बीजापुर किंगडम ने अपने सबसे खतरनाक जनरल को भेजा इनके अगेंस्ट में, और उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान, यस और नो? अफजल खान। तो जब ये वॉर हो रही थी, तो अफजल खान बोलेगा कि भाई आओ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में ही चीजों को डिस्कशन करके बात खत्म करते हैं, बैटल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है ना? ये अफजल खान नाम आपको याद रखना है। तो ये जो बैटल हुई इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट, और ये कहाँ पर है? सतारा में। तो इसमें क्या हुआ, जब ये दोनों मिलने के लिए आते हैं, तो ये जो व्यक्ति है अफजल खान, ये अपने साथ एक खंजर रखा रहता है, जो इस इमेज में नहीं दिख रहा है खंजर, कि जैसे शिवाजी आएंगे मार दूंगा। पर शिवाजी भी बिल्कुल तैयारी के साथ में आए थे। उन्होंने अपने हाथ में ये पहन रखा था जिसको बोलते हैं वाघ नाक, है ना, वाघ नख, है ना, यानी कि टाइगर का एक तरीके से नाखून आप इसको बोल सकते हो। तो जैसे ही उसने अपना खंजर निकालने की कोशिश की, शिवाजी गले मिलते ही क्या किए पता है क्या? जैसे मतलब पहले गले मिलते हैं लोग, तो ये अपना खंजर यानी कि ये अपनी चाकू निकालने की कोशिश करता है। उसी समय शिवाजी अपने इस वाघ नख से इसको मार डालते हैं। किसको? अफजल खान को। तो याद रखना भाई, अफजल खान को इन्होंने वाघ नख से मारा था। वैसे ये बैटल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अफजल खान को किसने मारा था? तो शिवाजी ने मारा था। ये उतना थोड़ा सा आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। जो स्टार पॉइंट है उनको आपको नहीं भूलना है भाई। ठीक। तो इस तरीके से जो बीजापुर किंगडम है वो बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट में हो जाएगा। और इनफैक्ट इसके चक्कर में बहुत बार जो शाहजी भोसले हैं उनको भी दिक्कत हुई थी, है ना, क्योंकि वो बोलते थे कि तुम अपने बेटे को समझाओ, है ना। पर अब बात जो है वो आगे निकल जा रही थी। फिर बाद में 1664 में डेथ भी हो जाएगी शाहजी भोसले की। तो फिर जो है शिवाजी और ज्यादा खुल के वॉर करने लगेंगे अगेंस्ट बीजापुर किंगडम। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो 1659 से लेकर के ये 1663 है, 1963 नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। तो इस बीच में क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें, औरंगजेब जो है उसने सोचा था कि मुझे जो है वो डेक्कन को अपने कब्जे में करना है। और इस सोच के साथ में औरंगजेब ने क्या किया भाई, अटैक करने की कोशिश की किसके ऊपर? डेक्कन के ऊपर। और इसलिए उसने अपने मामा, जिनका नाम था शाइस्ता खान, इसको गवर्नर बना करके भेज दिया। कहां पर? डेक्कन में। तो आपका 1659 से लेकर के 1663 तक औरंगजेब ने डेक्कन का गवर्नर किसको बनाया? शाइस्ता खान को। और शाइस्ता खान को स्टार्टिंग में बहुत कामयाबी भी मिली। इन्होंने जो पुणे वगैरह का कुछ एरिया है शिवाजी से वो सीज कर लिया था, वो सीज कर लिया था, और शिवाजी को काफी परेशानी का जो सामना है वो इसके टाइम पीरियड में करना पड़ा था। और फिर क्या हुआ 1963 में, देखो 1659 से आ गया है, और फिर 1963 में क्या होगा, जो शिवाजी हैं वो इसके ऊपर अटैक कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो, इसकी 3 उंगलियां काट देंगे। समझ रहे हो? ये देखो, ये इसकी उंगलियां जो है गायब है, 3-4 उंगलियां इसकी गायब है। और जब इसकी 3-4 उंगलियां गायब हो गई, तो औरंगजेब ने सोचा यार ये मेरा मामा है ना। तो फिर इसको बोला गया कि भाई अब तुम यहाँ से चले जाओ,
है ना। और इसको औरंगजेब ने फिर गवर्नर बना करके भेज दिया था, किसका, बंगाल का। तो ये यहाँ से चला गया। तो आप देख सकते हो कि शाइस्ता खान को यहाँ पे निपटा दिया गया। उसके तुरंत बाद जैसे ही शाइस्ता खान गया, इन्होंने सूरत को लूट लिया। ये क्वेश्चन आता है कि सूरत को शिवाजी ने कितनी बार लूटा, तो 2 बार लूटा। एक बार 1664 में लूटा था, और एक अभी आगे चल करके 60-70 में भी लूटेंगे, है ना। तो सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 2 टाइम्स इन्होंने प्लंडरिंग रेड्स यहाँ पर की थी। और सूरत उस समय किसके कब्जे में था, मुगलों के कब्जे में था। तो उसको ये लूटा करते थे। 2 बार इन्होंने लूटा है, एक बार शाइस्ता खान के जाने के बाद, और एक बार 1670 में। अब देखो, शिवाजी से परेशान हो चुके हैं कौन, औरंगजेब, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जयपुर या फिर आमेर, है ना। जयपुर किंगडम बाद में बनेगा, पर जो जयपुर है वो कहाँ से बना है, आमेर के राजाओं ने ही बनाया है, ठीक है ना। तो जो आमेर का राजा था जिसका नाम था जय सिंह, इसको भेजा किसने, औरंगजेब ने। ये जो आपका ये है जय सिंह, ये किसकी तरफ से आ रहा है भाई, औरंगजेब की तरफ से आ रहा है। इसको बेसिकली औरंगजेब ने भेजा कि जाओ जाकर के शिवाजी का कुछ बात करें, प्रबंध करो। तो 1665 में क्या हुआ, शिवाजी अपनी फैमिली के साथ में पुरंदर के जो फोर्ट है, पुरंदर का जो किला है, वहां पे रह रहे थे। तो उसका घेराव कर लिया किसने, जयसिंह ने, और सारी रसद काट दी, खाने पीने की सामग्री काट दी। तो शिवाजी को मजबूर होना पड़ा, और बात करें, ये ट्रीटी करनी पड़ी किसके साथ में, जयसिंह के साथ में। और जयसिंह जो है वो किसके साइड से आ रहा था, मुगल के साइड से आ रहा था। तो ये रूलर था आमेर या फिर आम्बेर का। और जयसिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी हुई, और जयसिंह है मुगलों के साइड से। तो यहाँ पर शिवाजी के पास उस समय, आपको बताना चाहूंगा कि 35 फोर्ट्स जो है वो इनके कब्जे में आ चुके थे, है ना। लगभग 35 जो किले हैं, है ना, वो इनके पास थे। इनमें से 12 किले इन्होंने खुद के पास रखे, और 23 जो किले हैं वो मुगलों को इनको देना पड़ा, ठीक है ना। तो 23 जो फोर्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मुगलों को देना पड़ा आउट ऑफ 35, ठीक है ना। और जो 12 रहेंगे, वो फोर्ट किसके पास रहेंगे भाई, शिवाजी के पास में रहेंगे। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो शिवाजी है, वो कभी भी औरंगजेब की जो निजी सेवा है उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि ये काम उनके बेटे को दे दिया जाएगा। और शिवाजी को एक रूलर की वैल्यू दी जाएगी। और कभी भी जब औरंगजेब डेक्कन पर हमला करना चाहेगा, है ना, जो बीजापुर किंगडम वगैरह उन सबको अपने एरिया में मिलाना चाहेगा, तो शिवाजी उसकी हेल्प करेंगे। और ये बोला गया कि शिवाजी एक बार मिलने जाएंगे आगरा, किससे, औरंगजेब से। तो शिवाजी जाते हैं भाई आगरा। पर यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनको मनसबदारों के साथ में औरंगजेब खड़ा कर देता है। और इससे शिवाजी नाराज हो जाते हैं, और वो इसका विरोध करते हैं। फिर क्या होता है, शिवाजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर आप सबने सुना होगा कि शिवाजी किस तरीके से वहां से भागने में कामयाब हुए थे, है ना। फल की टोकरी के थ्रू वो वहां से निकल जाते हैं। और फिर जब वो आगरा से निकल जाते हैं शिवाजी, है ना, तो फिर वो आते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये जो ईयर है 1674, इस ईयर को याद रख लेना। इस साल इन्होंने अपनी जो है वो क्या की भाई, राज तिलक किया। राज तिलक किया 1674 में, 1674 में राज तिलक किया। और कहां पर किया, रायगढ़ फोर्ट पे। रायगढ़ का जो किला है ये कहां पर है भाई, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर इन्होंने अपना राज तिलक परफॉर्म करवाया, शिवाजी ने। और जब ये राज तिलक हुआ, तो उस समय प्रीस्ट कौन थे, प्रीस्ट मतलब जो पुरोहित का काम करेंगे वो रहेंगे गंगा भट्ट। और इसमें इनको जो आशीर्वाद दिया था वो थे इनके रिलीजियस टीचर, जिनका नाम था स्वामी समर्थ रामदास। तो ये याद रखना कि स्वामी समर्थ रामदास जी इनके रिलीजियस टीचर थे, और इन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था। और साथ में यहाँ पर इनको 2 टाइटल दिए गए। एक था छत्रपति, और यहीं से जो शिवाजी हैं वो कहलाने लगे छत्रपति शिवाजी महाराज। और दूसरा टाइटल इन्होंने लिया हैंदव धर्मोद्धारक, हैंदव धर्मोद्धारक। अब ये जो हैंदव धर्मोद्धारक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज, है ना, हिंदुओं का रक्षक। तो ये टाइटल भी इन्होंने लिया, ठीक है ना। आई होप बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो इन्होंने प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज जो है, ये खुद को कहा, और हिंदुओं की जो है रक्षा करने का काम भी करेंगे। स्वामी समर्थ रामदास जी इंपॉर्टेंट है, छत्रपति का टाइटल इंपॉर्टेंट है। कोरोनेशन कहाँ हुआ, रायगढ़ के किले पे। और कब हुआ, 1674 में। इन्होंने 2 लैंग्वेज को प्रमोट किया, एक थी मराठी,
जो मदर टंग है, और दूसरी है संस्कृत, जिसमें सारा का सारा जो सनातन धर्म है उसके बारे में चीजें लिखी गई थी। तो इन दो लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और देखो 1674 में ये क्या बन गए थे, आप बोल सकते हो छत्रपति बन गए थे। पर उसके ठीक पहले जब ये 1666 में आगरा से आए थे, तो उसके बाद देखो फिर से एक बार इन्होंने सूरत को लूट लिया था, है ना, एक बार फिर से लूट लिया था। तो दो बार इन्होंने लूटा है, 1664 में, और जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के एक साल पहले, और आगरा के आने के 4 साल बाद। तो दो बार इन्होंने सूरत को लूटा, जो कि मुगलों के पास में था। ठीक है, अब आगे देखें। तो शिवाजी के जो मिनिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं अष्ट प्रधान। ये क्वेश्चन आता है कि अष्ट प्रधान जो है वो किसके मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जो अष्ट प्रधान है वो शिवाजी के मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जो शिवाजी की काउंसिल होती थी 8 मंत्रियों की, वो उसी को बोलते थे अष्ट प्रधान। जैसे कि अकबर के क्या होते थे, नौरत्न। चंद्रगुप्त टू जो था एंशियंट हिस्ट्री में, उसके भी क्या हुआ करते थे, नौरत्न। तो अष्ट प्रधान मतलब 8 मिनिस्टर, 8 मिनिस्टर हुआ करते थे शिवाजी की काउंसिल में। और ये जो अष्ट प्रधान है, इसका जो हेड हुआ करता था, है ना, जो सबसे टॉप की पोजीशन में जो हुआ करेगा, उसको बोलेंगे पेशवा। पेशवा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, पेशवा मतलब क्या होगा, हेड ऑफ अष्टप्रधान। पेशवा मतलब हेड ऑफ अष्टप्रधान। ये बेसिकली आप बोल सकते हो एक प्रकार से मुख्यमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हो शिवाजी का, है ना। शिवाजी का जो हेड मिनिस्टर होगा वो होगा पेशवा, ठीक है ना। और ये ना सिर्फ शिवाजी को सलाह देंगे, बल्कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो आर्मी जनरल का भी काम करेंगे। किसके लिए, शिवाजी के लिए। तो पेशवा जो होगा मतलब 8 प्रकार के मंत्री होंगे, और उसमें जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन वाला मंत्री होगा उसी को बोलेंगे पेशवा। तो पेशवा की जो पोस्ट है इन्होंने क्रिएट की, और जो फर्स्ट पेशवा बने थे वो थे मोरोपंत पिंगले। क्या नाम था, मोरोपंत पिंगले, है ना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग छत्रपति आएंगे और वो अपने अपने पेशवा रखा करेंगे। तो इस समय थे मोरोपंत पिंगले, लेकिन अब तक एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा मोरोपंत पिंगले को। बस अष्टप्रधान किसके मिनिस्टर थे, तो शिवाजी के थे। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, अष्ट मतलब 8, ठीक है। अब ये कुछ टैक्स लिया करते थे, जिसमें जो आपके एग्जाम में आता था वो आता था चौथ। देखो जो आपके जो मराठा है, ये एक रेडिंग कम्युनिटी हुआ करती थी। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा इलाका है महाराष्ट्र का, ठीक है ना, उसको हमको रूल करना है। वहां पर हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए हमको चाहिए पैसा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, पैसा। तो हम क्या करेंगे, आसपास के इलाकों में रेड डालेंगे और पैसा लेकर के आएंगे, और अपने इलाके को समृद्ध करेंगे, अपनी आर्मी को डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो एक टैक्स ये लिया करते थे जिसको बोलते थे चौथ। ये जो चौथ हुआ करता था, ये कितना परसेंट हुआ करता था, 1/4 या फिर 25% ऑफ रिवेन्यू। मतलब अगर आपका जो भी आपने प्रोडक्शन किया, जो भी आपने फसल उगाई है, उसका 25% आपको चौथ को देना पड़ता था। देखो चौथ किस पे लिया जाता था, मान लो कोई भी एरिया है जो बिलोंग करता है, एरिया बिलोंग टू मुगल्स, एरिया बिलोंग्स टू मुगल, कोई भी मुगल इलाका है ना। तो वहां पर शिवाजी क्या लेंगे, चौथ लेंगे। इनका सीधा सा मतलब था, आप क्या करो भाई, हमको चौथ दे दो, और अगर आप चौथ नहीं दोगे तो हम लोग रेड डालेंगे, और रेड डालेंगे तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो होगा क्या, जो भी मुगल इलाके थे आसपास के, वो शिवाजी के रेड से बचने के लिए चौथ उनको दिया करते थे, है ना। एक प्रकार का टैक्स लेते थे कि अगर तुम हमसे बचना चाहते हो तो चौथ दे दो, नहीं दोगे तो तुमको लूटेंगे, है ना, क्योंकि तुम हो तो हमारे ही देश में। तो मुगल एरिया जो था, वहां पर ये चौथ नाम का एक टैक्स लगाया करते थे। फिर एक टैक्स होता था सरदेशमुखी, ये उतना एग्जाम में नहीं आता, पर होता है क्या देखो। सरदेशमुखी उस एरिया पे लगता था, उस लैंड पे लगता था, जिसके ऊपर हम लोग बात करें, जो क्लेम था किसका, मराठा का। जो मराठा बोलते थे कि ये हमारी जमीन है, मराठा बोलते थे कि हमारी जमीन है, और इसके इसको कैप्चर करके रखा करते थे, मान लो मुगल। मतलब कि देखो, ये कैप्चर्ड बाय मुगल्स था, है ना। मतलब वो इलाके जिनको मुगलों ने कैप्चर करके रखा था। मेरी सीधी सी बात आप लोग समझना, ये उस लैंड की बात करी जा रही है यहाँ पे, जिसके ऊपर मराठा अपना क्लेम करते थे, और मुगलों ने उसको कैप्चर कर रखा था। जबकि चौथ उन एरिया पे लगता था जो मुगल एरिया ही हुआ करते थे। तो होगा क्या, जिन एरिया पर भी मराठा क्लेम करते थे कि भाई ये एरिया, मान लो जैसे कि ये एरिया है, मराठा बोल रहे हैं ये हमारा एरिया है, पर ये मुगलों के कब्जे में है। तो यहाँ पर क्या होगा,
एक टैक्स लगेगा चौथ, एक टैक्स लगेगा चौथ, ठीक है ना, अगर रेट नहीं देना चाहते हो तो। पर इसके अलावा यहाँ पर एक और टैक्स लगेगा जिसको बोलेंगे सरदेशमुखी। क्या बोलेंगे? सरदेशमुखी। और ये एडिशनल 10% टैक्स लगा करता था, एडिशनल 10% टैक्स लगा करता था। तो याद रखना, सरदेशमुखी टैक्स उन इलाकों में लगता था जिन इलाकों को मराठा अपना मानते थे लेकिन वो मुगलों के कब्जे में था। और चौथ उन इलाकों में लगता था जो मुगलों के इलाके हुआ करते थे, मतलब मराठा उन पे क्लेम नहीं करते थे। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि शिवाजी के समय में कौन से टैक्स लगते थे, तो चौथ मेन है और एक सरदेशमुखी। मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मुगलों के एरिया पे चौथ लगाया करते थे और उन एरिया पे जिन पे मुगलों का कब्जा है पर मराठा उनको अपना मानते थे वहां पे चौथ के अलावा सरदेशमुखी भी लगाया करते थे। बात खत्म। अब 1680 में हम बात करेंगे तो शिवाजी की डेथ हो जाएगी, तो लगभग 50 साल की एज में इनकी डेथ हो जाएगी, पर उतने में इन्होंने इतना काम कर दिया था कि आज भी हम लोग इनको पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो ये कुछ मेन मेन बातें हैं जो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ी, शिवाजी के बारे में पढ़ी। अब आगे की बात करते हैं। जब शिवाजी की डेथ हो जाएगी, है ना, तो उनके दो बेटों के बारे में बात करेंगे। पर ये जो दो बेटे हम बात करेंगे ये सब हाफ ब्रदर है, मतलब इनके फादर तो शिवाजी हैं लेकिन मदर जो है वो शिवाजी की एक ही वाइफ नहीं है, अलग वाइफ है ना। जैसे इनकी वाइफ हम लोग बात करें जो है ना, मतलब जैसे शिवाजी के बारे में हम लोग बात करें तो उन्होंने भी लगभग 8 शादियां की थी, समझ रहे हो। तो अलग अलग शादियों से अलग अलग बेटे हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ शादी में हो सकता है, मुझे थोड़ा सा हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता हूँ मैं एक दो, लेकिन सही होगा, ठीक है। पर आपको उससे मतलब नहीं, आप बस इतना समझ लो कि ये जो दो बेटे आप देख पा रहे हो इनकी मदर अलग है, ठीक है ना। ऐसा पुराने समय में सारे किंग किया करते थे। ठीक, तो हम लोग अगर बात करें तो इनके एक बेटे संभाजी जिनके ऊपर ये मूवी भी आई हुई है ना, ये विक्की कौशल नहीं है, ये फिलहाल संभाजी महाराज है। तो हुआ क्या, जब शिवाजी की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद में संभाजी किंग बने, जो कि 60-80 से लेकर के 89 तक रूल किए। और इन्होंने औरंगजेब को खूब परेशान किया, इन्होंने जो है वो औरंगजेब को खूब परेशान किया और औरंगजेब को इनसे दिक्कत थी। और 1689 में जो संभाजी महाराज हैं इसको औरंगजेब ने मार दिया, इनको जो है औरंगजेब ने मार दिया और बहुत ही बुरी तरीके से मारा, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। 1689 में हम बात करेंगे किल्ड बाई औरंगजेब, औरंगजेब ने इनको मार दिया था और बहुत ही बुरी तरीके से। और मारा भी कैसे, क्योंकि हम लोग बात करें गद्दारी कर दी गई थी लोगों ने, आपने मूवी में देखा भी होगा, थोड़ा बहुत सही भी है उसमें, है ना। मतलब एग्जैक्ट में नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली यही हुआ, पर हाँ गद्दारी की गई थी। और उसी के चक्कर में औरंगजेब इनको मारने में कामयाब हुआ और बहुत ही बुरी तरीके, मतलब इनके नेल निकालना, स्किन को पील करना, स्किन निकाल लेना, दोनों आंखें निकाल देना, और ये भी बोलना कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो हम जो है तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। पर इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था, ठीक है। तो बहुत ही एक बहुत ही क्या बोलते हैं, वीर राजा हुआ करते संभाजी। अगर गद्दार नहीं होते लोग इनके साथ वाले तो ये काफी अच्छा करते। तो बस इतना याद रख लेना कि एक तो किल्ड बाई औरंगजेब, इनको औरंगजेब ने मार दिया था। दूसरी बात, औरंगजेब इनसे और क्यों खफा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शेल्टर दे दिया था औरंगजेब के उस बेटे को जो औरंगजेब को हटा करके खुद राजा बनना चाहता था, है ना, खुद राजा बनना चाहता था, ठीक है ना। और इनको छावा के नाम से जानते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ये देखो यहाँ पे संभाजी ने शेल्टर दे दिया था मिर्जा मोहम्मद अकबर को, मिर्जा मोहम्मद अकबर को। और ये मिर्जा मोहम्मद अकबर कौन था, ये था सन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा, है ना। तो इस चीज से भी औरंगजेब इनसे चिढ़ा करता था। उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई तो इनके जो ब्रदर हैं राजा राम, वो रूल करते हैं 1689 से लेकर के 1700 तक। फिर इनकी भी डेथ हो जाएगी, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो रूल स्टार्ट करेंगे कौन, राजा राम जी की वाइफ। और इनका नाम क्या था भाई, ताराबाई, है ना। इनका नाम क्या था, ताराबाई। तो ताराबाई रूल करेंगी। और मैंने आपको जब लेटर मुगल पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो संभाजी के बेटे थे शाहू महाराज, है ना, उनको जो है औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था और उनकी मदर यशु बाई को भी, है ना, यशु बाई को और शाहू जी को भी, ठीक है। तो जो शाहू जी जो कि संभाजी के बेटे थे वो इस समय यहाँ पे है नहीं, वो औरंगजेब की कैद में है। और इसीलिए आप बोल सकते हो कि राजा राम ने पहले रूल किया और उसके बाद ताराबाई ने रूल किया, ठीक। तो इतनी बात आप लोग को समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये जो राजा राम थे इन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी थी जिसका नाम था प्रतिनिधि,
क्या नाम था, प्रतिनिधि। तो मतलब कि एक तो आपके पास में अष्टप्रधान थे और प्लस वन और हो गया प्रतिनिधि, मतलब टोटल अब मिनिस्टर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये राजा राम के समय में ऐसा हुआ। ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना कि प्रतिनिधि की जो पोस्ट है वो क्रिएट की थी राजा राम ने, है ना, और अष्टप्रधान की शुरुआत की थी शिवाजी ने। तो अष्टप्रधान और प्रतिनिधि मिलाकर के 9 मिनिस्टर अब यहाँ पर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो हमने देखा 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को मरवा दिया था, है ना। उसके बाद राजा राम किंग बन गए थे और फिर जो ताराबाई है वो रूल कर रही थी। उसके बाद हुआ क्या, साहू जी को जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो इनको फ्री कर दिया गया था बहादुर शाह वन के द्वारा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो शाहू जी जो है वो फ्री हो गए थे अब, और वो आ चुके थे। पर जब वो आए तो वो क्या देखते हैं कि जो राजा राम और ताराबाई है, इन्होंने अपने बेटे जिसका नाम है शिवाजी टू उसको राजा बना दिया है ना। इनकी तो डेथ हो गई थी राजा राम की, मतलब ताराबाई जो रूल कर रही थी 1707 तक, जब शाहू जी बाहर आते हैं 1707 में, तब तक जो है पूरा काम कौन देख रही थी, ताराबाई देख रही थी। तो अब क्या हुआ, ताराबाई जो है वो खुद मतलब क्वीन बनी हुई थी, है ना, पर अपने बेटे के बिहाफ पे बनी हुई थी, मतलब उन्होंने आप बोल सकते हो सिंहासन पर अपने बेटे को बैठा रखा था और खुद जो है वो रूल चलाया करती थी। पर जब शाहू जी बाहर आते हैं तो यहाँ पर फिर से चालू हो जाती बात कि भाई अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि शाहू जी एक तरफ और एक शिवाजी टू एक तरफ। और कुछ लोगों को लगा कि जो शाहू जी हैं वो बहुत दिन से मुगलों के पास कब्जे में थे, तो अब ये जो है मुगलों की तरह ही तरफ से ही मतलब आए हैं, है ना, ये मराठा नहीं रह गए ऐसा बोला गया। लेकिन बहुत सारे जो मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने शाहू जी की परीक्षा ली और समझ गए कि जो शाहू जी हैं वो कैद में रहने के बावजूद भी अपनी, है ना, मदर के साथ में रहा करते थे, और इनको पूरी तरीके से मराठा के लिए ही डेडिकेटेड उनकी मदर ने बना रखा है। तो फिर एक तरीके से वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, जिसमें जो है शाहू जी जीत जाते हैं, लेकिन शाहू जी बोलते हैं कि मैं अपनी ही फैमिली में किसी को मारना नहीं चाहता, और इसलिए इन्होंने बोला कि शिवाजी जो टू है ना, इनको मैं आधा राज्य देता हूँ और ये चले जाएं कहाँ पे, ये साउथ वाला जो रीजन है ये वहां चले जाएं, ठीक है। और ये रूल करे कहाँ से, कोल्हापुर से, है ना। कोल्हापुर जो कि चप्पलों के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, कोल्हापुरी चप्पलें आप लोगों ने सुना होगा। कोल्हापुर बोला गया कि तुम जाओ वहां पर अपनी कैपिटल बना लो कोल्हापुर, तो इनको वहां पर भेज दिया। और जो शाहू जी है ये रूल करेंगे मराठाओं का कौन सा वाला इलाका, नॉर्थ वाला, और ये होगा सतारा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो छत्रपति है वो कौन होगा, तो वो शाहू जी होंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की जो आपस की लड़ाई है उससे बचने के लिए साहू जी ने ऐसा किया। लेकिन छत्रपति होंगे शाहू जी, और शिवाजी टू को भी एक छोटा एरिया दे दिया गया कि तुम जाओ जाकर के अपना आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सबने देखा था कि संभाजी को बहुत ही बुरी तरीके से, है ना, मतलब बेरहमी से इनको मारा गया था, है ना। तो मराठा एक होकर के मुगलों से कहीं ना कहीं जो है हिसाब किताब बराबर लेना करना चाहते थे। तो अब देखो, अब जो है वो छत्रपति बन जाएंगे कौन, शाहू जी। तो जो शाहू जी जो है वो छत्रपति बन गए भाई 1707 में, है ना। 1707 में छत्रपति जो है वो बन गए साहू जी। और ये कब तक छत्रपति बने रहेंगे, 1749 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाएगी, ठीक। तो साहू जी ने क्या किया, इन्होंने अपना पहला पेशवा बनाया था किसको, बालाजी विश्वनाथ को। पर उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, शाहू जी जब रिलीज हुए, है ना, तो इनको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया था बालाजी विश्वनाथ ने किया था, और एक पूरी की पूरी आर्मी ऑर्गेनाइज की थी, है ना। किसने, बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी के लिए। तो साहू जी ने टाइटल दिया था सेना करता या फिर सेना करते, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी, या फिर सिंपल में बोल दूं भाई कमांडर। सिंपल में क्या बोल दूं, कमांडर। मतलब ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो सेनापति हुए किसके भाई, शाहू जी के। तो सेना करते या फिर सेना करते करता, ये एक टाइटल था जो कि शाहू जी ने दिया था, किसको दिया था भाई, बालाजी विश्वनाथ जी को दिया था, ठीक है ना, 1708 में। और 1713 में साहू जी ने अपना पहला पेशवा इनको नियुक्त कर दिया, अपना पहला पेशवा इनको नियुक्त कर दिया, है ना। लेकिन याद रखना ये फर्स्ट पेशवा ऑफ साहू जी हैं, पेशवा की शुरुआत तो शिवाजी महाराज ने कर दी थी, पर साहू जी के पहले पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ कब बने, 1713 में। तो यहाँ पर जो ईयर लिखा है ये कब से लिखा है, जब से ये पेशवा बने, है ना, जब ये क्या बने थे, पेशवा बने थे, ये वहां से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग।
और पेशवा ये बने थे 1713 में, ठीक है ना। उसके बाद 1719 में इन्होंने की थी ट्रीटी ऑफ दिल्ली। क्या की भाई? ट्रीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की संधि। इस ट्रीटी में क्या था, बालाजी विश्वनाथ बैठते हैं किसके साथ? सैयद ब्रदर के साथ। सैयद ब्रदर कौन है भाई? भाई किंग मेकर मुगलों के, है ना। यही लोग डिसाइड करने लगे थे कि मुगल किंग अब कौन बनेगा, है ना। तो जो ट्रीटी ऑफ दिल्ली में क्या हुआ, ये बोल दिया गया कि जो मुगल हैं वो चौथ और सरदेशमुखी देने को तैयार हैं। किसको? मराठा लोग को। मतलब डेक्कन वाला जो इलाका होगा, इसमें मराठाओं को मुगल कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनको जहां से चौथ लेना लेते रहे, जहां से सरदेशमुखी लेना लेते रहे। समझ रहे हो? मतलब ये आराम से टैक्स लगाए तो मराठा तो मानेंगे ही। और साथ में ये भी बोल दिया गया कि साहू जी क्या होंगे? अब किंग होंगे। मतलब साहू जी को भी एक्सेप्ट कर लिया किसने? ये इन सैयद ब्रदर्स ने, है ना, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। और इन्हीं लोगों के कहने पर साहू जी के मतलब हम लोग बात है, साहू जी को एक्सेप्ट कर लिया किंग के रूप में, टैक्स देने को तैयार हो गए। और सैयद बदर ने बोला कि हम चाहते हैं कि हम लोगों ने राजा बनवाया था फर्रुख सियार को, है ना, पर अब ये हमारी बात नहीं मान रहा। तो उसके बाद क्या होगा, जो बालाजी विश्वनाथ है जो कि पहले पेशवा है साहू जी के, इन्होंने ही फर्रुख सियार सियार को तख्त से हटवाया और फिर इसको मार दिया गया था, है ना। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला को अगला राजा बना दिया गया था। पर वो भी समझ गया था कि जैसा फर्रुख सियार के साथ हुआ वैसा मेरे साथ होगा, तो आगे चल करके रंगीला ने इन सैयद ब्रदर को निपटा दिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी फर्रुख सियार को निपटाने में जो है बालाजी विश्वनाथ का हाथ था, और बदले में उनको चौथ और सरदेशमुखी का राइट मिल गया। और दूसरी बात, शाहू जी को किंग मान लिया मुगलों ने। और इसी बात से खुश होकर के साहू जी ने 1719 में ही बोल दिया कि अब से जो पेशवा का जो बेटा होगा वही पेशवा होगा भाई। मतलब बालाजी विश्वनाथ का ही बेटा नेक्स्ट पेशवा हुआ करेगा। तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो गई। तो साहू जी को चाहिए अगला पेशवा, तो अगला पेशवा कौन हो जाएगा? इन्हीं का बेटा। ये बाजीराव मस्तानी मूवी आपने देखी है? तो ये देखो ये वही है ना। तो ये है बाजीराव वन, जिनको आप लोग बाजीराव मस्तानी में बाजीराव के नाम से जानते हो। तो बाजीराव वन जो है अब वो किंग बनेंगे, सॉरी किंग नहीं बनेंगे, पेशवा बनेंगे। किंग तो कौन रहेंगे? साहू जी रहेंगे, है ना। पहले पेशवा उनके कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। और अब जो है अगले पेशवा बन जाएंगे आपके बाजीराव वन, है ना। तो बाजीराव वन जो है वो जब सिर्फ 19 ईयर के थे तब ये पेशवा बना दिए गए थे। ठीक। ये सबसे बड़े बेटे थे बालाजी विश्वनाथ के। और अब देखो 1728 में इन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद, जिसको निजाम उल मुल्क या फिर अशफ जहां कहते हैं, उसको हराया। ठीक है ना। और उसको ये बोल दिया कि जब मैं दिल्ली पर हमला करूंगा तब तुम डेक्कन में शांत रहोगे, नहीं तो मैं तुमको भी निपटा दूंगा। तो जो निजाम थे हैदराबाद के उसको भी हराया। उसके बाद 1737 में दिल्ली पर अटैक किया और जाकर के मुगल सिंहासन जो है उसको देख कर के आए, और बोले कि चाहूं तो मैं इसमें बैठ सकता हूँ या फिर मैं अपने राजा को बैठा सकता हूँ। पर क्योंकि ये कमांडर थे किसके? शाहू जी के। और तो ये खुद किंग तो नहीं बन सकते थे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये किंग के लिए लड़ रहे थे और बहुत ज्यादा ये वफादार हुआ करते थे शाहू जी के। ठीक है ना। तो शाहू जी ने बोला था कि कोई नहीं, बस तुम क्या करो, उस एरिया में भी चौथ और सरदेशमुखी का परमिशन लेकर के आ जाओ। क्योंकि हम लोग बात करेंगे ये वाला जो इलाका है ना, जहां पर ये दिल्ली है, आसपास काफी ज्यादा दोआब का रीजन है, बहुत अच्छी फसल होती है। तो तुम बस अपने टैक्स का राइट लेकर के आओ, मुगलों को छोड़ दो। क्योंकि बार बार क्या होता है, यहाँ से कोई ना कोई अटैक करता रहता है। बार बार यहाँ से क्या होता है, कोई ना कोई अटैक करता ही रहता है। समझ रहे हो? तो अटैक करेगा तो हमको भी इसमें फिर क्या करना पड़ेगा? शामिल होना पड़ेगा। जबकि हमको क्या करना है, जो महाराठा वाला रीजन है उसको ज्यादा स्ट्रांग करना है और बाकी जगह से हमको टैक्स लेना है। पर अगर शाहू जी उस समय चाहते तो मुगल को वहीं पर खत्म करके खुद आ जाते, और खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आ पाते थे। ठीक है ना। तो इन्होंने दिल्ली को अटैक किया और बस क्या किया, टैक्स वगैरह ले लिया। और याद रखना इनका जो अंपायर था वो शिवाजी से भी ज्यादा बड़ा था। सबसे बड़ा अंपायर था शाहू जी का, पर उसके पीछे कौन थे? ये आपके बाजीराव वन हुआ करते थे। और याद रखना इनको बोलते हैं सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा अंपायर। फर्स्ट फाउंडर तो कौन है भाई? शिवाजी है। और ये कौन है? सेकेंड फाउंडर माने जाते हैं। इनसे बड़ा अंपायर शिवाजी का भी नहीं था। तो बहुत बड़े एरिया को इन्होंने बात करें तो जीत लिया था। इसके अलावा बाजीराव वन ने हम लोग बात करें तो एक छत्रसाल नाम के राजा हुआ करते थे बुंदेलखंड के, है ना। तो याद रखना बुंदेलखंड को इन्होंने बचाया था, है ना। बुंदेलखंड को
इन्होंने बचाया था मुगलों से। ठीक है ना? ठीक है ना? याद रखना, बुंदेलखंड को इन्होंने सेव किया था। और इसीलिए बुंदेलखंड के जो राजा थे, समझ रहे हो आप लोग, जिनका नाम था छत्रसाल, उन्होंने बुंदेलखंड एरिया में कुछ जागीरें जो थी वो बाजीराव को दे दी थी। और अपनी बेटी मस्तानी की शादी भी जो है वो उन्होंने बाजीराव से कर दी थी। ठीक है ना? तो ये भी आप लोग याद रखना। और बाद में ये जो बाजीराव है और मस्तानी, इनका जो बेटा है शमशेर बहादुर, ये बुंदेलखंड के उसी एरिया में आकर के रहेगा भी, है ना? जिसको हम लोग बात करें बांदा का एरिया है उसके आसपास वो रहेगा भी। ठीक है ना? तो मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ, तो बुंदेलखंड भी इनके अंडर में आ चुका था एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने इनको जागीर मिल गई थी उस एरिया की। और जो राजा है वो बोला कि आप जब चाहो तब यहाँ पर आओ, तब तक रहो, और हम लोग भी क्या करेंगे, आपको जागीर दे रहे हैं, यहाँ का पूरा रेवेन्यू आपका, है ना? तो बहुत बड़ा था बुंदेलखंड, तो उसमें जो है कुछ एरिया की जागीर इनको दे दी गई थी बाजीराव वन को। ठीक है ना? तो इतना आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो शाहू जी के लिए बहुत अच्छे लेवल तक इन्होंने काम किया। फिर इनकी एज थी 39 ईयर्स की, तो इनको बहुत बड़ा बुखार आता है और इनकी डेथ हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने 40 लड़ाइयां लड़ी और सारी की सारी जीती। अगर थोड़े दिन और जीते रहते तो ऐसा बोलते हैं कि भाई इंडिया की हिस्ट्री कुछ और हो सकती थी। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो बाजीराव वन थे, इन्होंने क्या किया, बोला कि अब हमारा एरिया तो ये पूरा इस तरीके से फैलता चला जा रहा है ना? पर हम लोग बार बार जा करके क्या कर नहीं कर पाएंगे, बार बार जा करके उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमको हर जगह पे कुछ अपने लोगों को रखना पड़ेगा। तो इन्होंने एक अलग अलग सरदार बनाए अलग अलग एरिया में। और उन्हीं, वो जो ये जितने भी जो सरदार होंगे ये सब रिपोर्ट करेंगे पेशवा को, है ना? इसी को बोलते हैं मराठा संघ या फिर मराठा कन्फिडरेसी बोल देंगे। तो ये कहाँ कहाँ पे थी मराठा कन्फिडरेसी, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये बाजीराव वन के समय में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो पेशवा का इलाका है, पेशवा की कैपिटल हुआ करेगी पुणे। पुणे। और यहाँ पर ये जो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जागीर मिल गई थी पेशवा को, तो इसीलिए देखो ये भी ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा है, तो घबराना नहीं है। पेशवा का जो मेन इलाका रहेगा वो रहेगा पुणे। ठीक है ना? और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जागीर थी पेशवा के पास में, जो कि छत्रसाल ने इनको दी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ। तो देखो, पेशवा की कैपिटल है पुणे, पेशवा यहाँ से रूल करेंगे। और रिपोर्ट किसको करेंगे, छत्रपति को। और जो बाकी के जो सरदार हैं वो लोग रिपोर्ट करेंगे पेशवा को। अब जैसे कि देखो ये बड़ौदा दिख रहा है, बड़ौदा, यहाँ पर गायकवाड़ लोग रहेंगे तो इसको हाउस ऑफ गायकवाड़ बोल देंगे। ठीक है? इधर आ जाओ, ये नागपुर दिख रहा है, इसको बोलेंगे हाउस ऑफ भोसले। ठीक, यहाँ पे इंदौर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ होलकर। हाउस ऑफ होलकर, होलकर सरदार यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको ग्वालियर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ सिंधिया। तो ये इनकी मराठा कन्फिडरेसी इन्होंने बनाई थी। तो ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। जैसे कि ग्वालियर में कौन है, तो सिंधिया। आप लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना होगा, है ना? पेशवा कहाँ पे, पुणे में। होलकर इंदौर में। होलकर इंदौर में। वहां की क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी हम लोग बात करें तो होलकरों के नाम पे है। ठीक है? भोसले नागपुर में, गायकवाड़ बड़ौदा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर आगे जाकर के हम ये देखेंगे, जब ये पेशवा जो है धीरे धीरे स्ट्रांग नहीं रहेंगे, वीक हो जाएंगे, तो ये जितने भी हैं ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेंगे आगे चल करके। ठीक है ना? और पूरा का पूरा जो मराठा कन्फिडरेसी वो भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक, और उसकी अलावा एक बात और सुनो, साहू जी के बाद जो छत्रपति है वो बस नॉमिनल रह जाएगा। जो रियल पावर है वो पेशवा के पास में आ जाएगी। मतलब जो छत्रपति वो नॉमिनल रूलर रहेगा रहेगा, बस नाम मात्र का, लेकिन सारा कुछ जो है वो पेशवा देखेगा, है ना? और पेशवा की जो मर्जी वो करेगा, और थोड़ा बहुत तो रिपोर्टिंग जो है वो करेगा किसको, छत्रपति को। लेकिन छत्रपति के पास रियल पावर नहीं रहेगी, सारी रियल पावर जो है वो पेशवा के पास आ जाएगी। और वो कब से आएगी, जब बाजीराव वन के बाद वाले अगले पेशवा आएंगे और साहू जी की भी डेथ हो जाएगी उसके बाद। समझ रहे हो, है ना? मतलब बाजीराव वन हमेशा जो थे वो एकदम लॉयल रहा करते, पर इनके जो बाद वाले आएंगे वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेंगे, क्योंकि जो पेशवा रहेंगे वो तो पावरफुल रहेंगे, लेकिन जो छत्रपति हैं उनके पास में रियल पावर नहीं रहेगी, क्योंकि देखो कमांडर ही पेशवा है। समझ रहे हो आप लोग? और रिवेन्यू भी इन्हीं के पास आ रहा है। ठीक, अब देखो, जो नेक्स्ट पेशवा रहेंगे वो इन्हीं के बेटे हैं। किनके बेटे हैं भाई, बाजीराव वन के। और इनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। ठीक है? तो ये जो बालाजी बाजीराव है, इनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इन्हीं को हम लोग नाना साहेब वन के नाम से भी जानते हैं। आपने मूवी में भी देखा होगा नाना साहेब, तो ये नाना साहेब वन यही है। ठीक है ना? ये अगले पेशवा बनेंगे।
और इन्हीं के समय में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुई थी, उस समय पेशवा कौन था तो याद रखना, बालाजी बाजीराव हुआ करता था। और ये बैटल किसके बीच में हुई? सदाशिव राव भाऊ वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। उस समय जो पेशवा थे वो लड़ने नहीं गए थे, है ना, वो अपने कुछ फंक्शंस में बिजी थे। तो बैटल को लड़ा था सदाशिव राव भाऊ ने। एक्चुअली हुआ क्या था ना, ये कुछ इस तरीके से अगर मैं एक रफली मैप बनाऊं तो यहाँ पर दिल्ली है। तो जो मराठा है क्या करते थे, चौथ वगैरह वसूला करते, टैक्स वगैरह वसूला करते। तो पंजाब के इलाके में भी इन लोगों ने क्या कर दिया, जो अफगानिस्तान से टच करता है पाकिस्तान वाला, वहां पर भी जा करके इन्होंने लूटमार करी, टैक्स वगैरह वसूला। और उस इलाके पे जो एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्दाली, है ना, उसका बेटा भी रहा करता था, उससे भी टैक्स वगैरह वसूल लिया था। दूसरी बात क्या हुआ था, मुगलों ने ये बोला कि आप जो है पूरे इंडिया में हर जगह से टैक्स वसूलो, लेकिन आप हमको प्रोटेक्ट करो, किससे? जो अफगान इलाके से हमले होते हैं। तो मुगलों पे हमला था, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पर जो है, जो मराठा हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने आएंगे। और होगा क्या, अहमद शाह अब्दाली, ये नाम आपको याद होगा, मैंने जब आपको नादिर शाह पढ़ाया था याद है, 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था। ये पर्शिया का राजा था। फिर नादिर शाह जो था वो पर्शिया ईरान का था, और उसी का एक जनरल हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। बाद में इसने अफगानिस्तान वाला जो इलाका है उसमें खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, और वहां पर इसने स्टार्ट किया दुर्रानी अंपायर, है ना, जो कि अफगानिस्तान बेस्ड था। ठीक है ना। और इसीलिए याद रखना, अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी बोल देते हैं। तो होगा क्या, इस बैटल को जो है वो मराठा जो है वो हार जाएंगे बहुत ही बुरी तरीके से। और आप बोल सकते हो लगभग 2.5 से 3 लाख मराठा यहाँ पे मारे गए थे, बहुत बड़ी आर्मी इनकी मारी गई थी। रीजन ये था कि जैसे कि अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, उसने भी साथ दिया किसका, अहमद शाह अब्दाली का। जो यूपी में हम लोग बात करेंगे, जो वेस्टर्न यूपी है वहां पे रोहिल्ला अफगान रहा करते थे, है ना, वो भी साथ देंगे किसका, अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है। और हुआ क्या, एक क्वेश्चन आता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आखिरकार मराठा क्यों हारे? तो उसके पीछे यार रीजन ये था कि भाई इनके पास में जो रसद है, जो खाने पीने की जो सामग्री है ना, जो फूड वगैरह है उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी। ठीक है ना, उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है ना, स्कैरसिटी ऑफ फूड मैं लिख देता हूँ, या फिर रसद को मैं बताना चाहूंगा, पर आप फूड लिख लो एक तरीके से। बेसिकली जो रसद वगैरह है, जो हम लोग लॉजिस्टिक्स है, उसकी कमी के चक्कर में हम लोग बात करें, इस बैटल को मराठा यहाँ पे हार गए थे, और बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। और इस हार के बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि मराठा फिर कभी भी इतने पावरफुल नहीं हो पाए, और यही रीजन है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर हावी हो गए थे। तो लॉजिस्टिक्स जो है उसकी कमी के चक्कर में ही मराठा इस बैटल को हारे। ठीक। अब सुनो, अब होगा एंग्लो मराठा वार। अब क्या होगा भाई, एंग्लो मराठा वार। ठीक है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा सुन लेना, ज्यादा काम का नहीं, पर जितना काम का उतना मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या हो रहा है, छोटे से एरिया में पेशवा रूल कर रहा है ना, छत्रपति हैं पर नाम मात्र के। ठीक। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद को एक्सपांड करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में होगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मतलब क्या है? एंग्लो का मतलब है यहाँ पे ब्रिटिश से, अंग्रेज। हिंदी में इसी को बोल देंगे आंग्ल मराठा वॉर। क्या बोल देंगे? आंग्ल मराठा वॉर, है ना। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर के 1782 तक हुई। अब ये क्यों हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, पेशवा जो है वो राजा का बेटा राजा बन रहा था, लेकिन इसी फैमिली में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। रघुनाथ राव, तो जो रघुनाथ राव था वो बनना चाहता था नेक्स्ट पेशवा। क्या बनना चाहता था? नेक्स्ट पेशवा। और उसने बोला कि अगर मैं पेशवा बन जाऊंगा तो मैं कंपनी के साथ में बहुत अच्छे से लॉयल रहूंगा और उनके काम भी करूंगा। तो कंपनी ने रघुनाथ राव को सपोर्ट कर दिया, है ना। लेकिन जो मराठा लोग थे वो रघुनाथ राव को सपोर्ट थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था। तो एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था नाना फडणवीस, ये मराठा मिनिस्टर थे। इन्होंने रघुनाथ राव का भी विरोध किया और ब्रिटिशर्स का भी विरोध किया, और पूरी की पूरी एक बैटल को प्लान किया। तो जो वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर, उसमें मराठाओं को लीड कर रहे थे नाना फडणवीस, है ना। और ये सब किसके अगेंस्ट में थे? याद रखेंगे, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, रघुनाथ राव के अगेंस्ट में। रघुनाथ राव जो है वो किससे मिल चुका था? ईस्ट इंडिया कंपनी से।
और ये अगला पेशवा बनना चाहता था। तो आप खुद सोचो, एक वॉर हो रही है अगले पेशवा बनने की, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंटरफेयर कर रही है, मतलब ये इंटरनल मामले में दखलंदाजी यहाँ पे कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना? पर नाना फडणवीस यहाँ पे लीड करेंगे, और नतीजा ये होगा कि इस बैटल में ना कोई जीत पाया ना कोई हार पाया। तो ये वॉर कंक्लूड कर दी गई एक ट्रीटी से, और इस ट्रीटी का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1782 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सलबई, महाराष्ट्र में। इसमें ये बोल दिया है कि अगले 20 साल तक शांति रखना है हम लोगों को, कोई वॉर हम लोग नहीं करेंगे, है ना? और मराठाओं का जो पेशवा है उसको हम लोग वैल्यू देंगे। समझ रहे हो? ब्रिटिशर्स ने बोला हम लोग उसको वैल्यू देंगे, है ना? और आपस में कोई लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है उसमें बस इतना याद रख सकते हो कि मराठाओं के लीडर थे नाना फडणवीस, और ये ट्रीटी ऑफ सलबई से कंक्लूड होती है 1782 में, जो की हुई थी। ठीक है ना? और ये सलवई महाराष्ट्र में। तो अगले 20 साल तक अब शांति रहेगी। ठीक है ना? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। देन होगा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था सब्सिडरी अलायंस, जो कि वेलेस्ली लेकर के आया था। यस और नो? तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि भाई आपको क्या करना है, जो जो आपकी कैपिटल होगी वहां पे ब्रिटिश आर्मी रहेगी। ब्रिटिश आर्मी का हेड भी, मतलब आप बोल सकते हो, मतलब एक एक अधिकारी, एक ऑफिसर, ब्रिटिश ब्रिटिश जो आर्मी रखेंगे उसको मैनेज करने के लिए ऑफिसर भी वहां पे रहेगा। ठीक है ना? और ऐसा बोल रहे हैं ये लोग ब्रिटिशर्स कि ये जो सब्सिडी अलायंस है ये हम लोग आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं, मतलब जो भी राजा इसको साइन करेगा तो उसके ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स उसको बचाएंगे, है ना? पर आप खुद सोचो, अगर अंग्रेज आपकी कैपिटल में अपनी आर्मी रख रहे हैं तो आप एक तरीके से क्या हो रहे हो, गुलाम हो रहे हो, है ना? तो सब्सिडरी अलायंस साइन करने का प्रेशर डाला गया किसके ऊपर? पेशवा के ऊपर, जो उस समय पेशवा थे। तो उन्होंने पहले मना किया, लेकिन फिर वॉर होती है और एक होती है बैटल ऑफ पुणे, तो उसको हार जाते हैं कौन? उस समय के पेशवा, जिनका नाम था बाजीराव टू, है ना? बाजीराव टू। तो फिर बाजीराव टू जब इस बैटल को हार जाते हैं तो ये साइन करते हैं सब्सिडरी अलायंस। और ये सब्सिडरी अलायंस जो साइन होती है जिस ट्रीटी में, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन। और याद रखना, ट्रीटी ऑफ बसीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में है, और इसका ईयर भी याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ बसीन। तो यहां से जो पेशवा है वो साइन कर देंगे सब्सिडरी अलायंस, ये वाला ईयर भी आपको ध्यान में रखना। 1802 में पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी थी, कहां पर? ट्रीटी ऑफ बसीन में। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि सर ये बैटल तो 1802 से लेकर के 1805 तक लिखी है। हाँ, 1802 में पेशवा ने साइन कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जो मराठा है वो आगे चल करके डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ही पेशवा कमजोर पड़ा तो ये खुद को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, ये इंडिपेंडेंट कर लेंगे, ये इंडिपेंडेंट कर लेंगे, ये इंडिपेंडेंट कर लेंगे। तो बचे हुए 1803 से लेकर के 5 तक जितने भी ये मराठा हैं, है ना, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, इन लोगों ने भी क्या किया? सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया। तो इसीलिए वहां पे 1802 से 1805 लिखा है। 1805 में जितने भी मराठा, ये कन्फिडरेसी थी, संघ के लोग थे, सारे के सारे सब्सिडरी अलायंस को साइन कर देंगे, जो कि वेलेस्ली लेकर के आया था। मैंने डिटेल में पढ़ाया है सब्सिडरी अलायंस को, कहां पर? मॉडर्न स्ट्रीम पर। फिलहाल आप इतना बोल सकते हो कि एक प्रकार की ऐसी ट्रीटी है जिसके थ्रू आप गुलाम हो जाओगे, आपके पास ज्यादा आर्मी नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से मैं जो पॉइंट है अपना वो क्लियर कर पा रहा हूँगा। ठीक है ना? तो याद रखना, पेशवा ने इसको साइन कर दिया था, और पेशवा कौन थे? बाजीराव टू। और बाजीराव वन को तो आप जान ही गए हो, मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था उनको, और ये है बाजीराव टू। उसके बाद होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो सब कुछ शांत था भाई, सब कुछ बढ़िया शांति से चल रहा था। पर हुआ क्या, जब पेशवा ने साइन कर दी सब्सिडी अलायंस तो उनके पास अब आर्मी आर्मी तो ज्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश जो आर्मी है वो वहां पर रहा करेगी, है ना? तो हुआ क्या करता था, पहले मराठाओं के लिए एक किराए के लोग वॉर लड़ते थे, जिनको बोलते थे पिंडारी। क्या बोलते थे? पिंडारी। पर अब जब मराठा वॉर नहीं लड़ रहे हैं तो पिंडारियों के पास कोई काम नहीं, जैसे मराठा लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? तो पिंडारियों को बुला लेंगे, तो पिंडारियों को वो पैसा दे देंगे, और फिर पिंडारी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। पर जब मराठा कोई बैटल ही नहीं लड़ रहे हैं तो तो पिंडारियों के पास कोई काम था नहीं। तो पिंडारी क्या करेंगे? आसपास के इलाकों में लूट मार मचाएंगे। ठीक है ना? तो इस लूट मार को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ वॉर चालू कर दी। किसके खिलाफ? पिंडारियों के खिलाफ। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे, जब पिंडारियों के खिलाफ वॉर चालू हो जाएगी
तो मराठाओं को लगा ये तो हमारे ऊपर हमला है, एक प्रकार से शांति तोड़ी जा रही है ना। हमने तो बोला था कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप भी कुछ मत करना, लेकिन पिंडारियों को मार रहे हो तो ये हमारे लोग हैं, इनके ऊपर क्यों हमला कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बाजीराव टू है वो वॉर में कूद पड़ते हैं। तो यहीं से स्टार्ट हो जाती थर्ड एंग्लो मराठा वॉर या फिर पिंडारी वॉर। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर जनरल था वो था हेस्टिंग्स। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि पिंडारियों को एंड करने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स, ठीक है ना। तो मराठाओं को लीड किया था बाजीराव टू ने। पर आपको बता दूं कि इस बैटल को हम बात करेंगे तो मराठा जो है वो हार गए। मतलब जो बाजीराव टू है इनको यहाँ पर डिफीट या फिर हम कह सकते हैं हार का सामना करना पड़ा। और इसके तुरंत बाद फिर एक ट्रीटी होगी, है ना। और ट्रीटी ऑफ मंदसौर बोल देते हैं, एमपी में एक जगह है। और उसके बाद उस ट्रीटी विटी का नाम मत याद रखो, बस आप इतना याद रखो, उसके बाद ये बोल दिया गया कि बाजीराव टू अब से तुम पेशवा एशवा नहीं हो, पेशवाशिप एबॉलिश कर दी गई। बोले अब पेशवा एशवा जैसा कोई चीज नहीं है। अब सिर्फ क्या होगा, हम तुमको दे देंगे पेंशन, जाओ पेंशन लो। और कानपुर के पास जो बिठूर नाम की जगह है वहां पे आराम से रहो, गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना। तो यहां से आप सोचो, वो लोग जो कि रहा करते थे पुणे में, अब उनको भेज दिया जा रहा है कहाँ, आपके यूपी, है ना। कानपुर के पास में बिठूर नाम की जगह है, वहां पर अब ये बाजीराव टू भेज दिए गए हैं। और पेशवाशिप खत्म हो गई है। और इसीलिए देखो मैंने लिखा है कि लास्ट पेशवा कौन थे, तो बाजीराव टू थे लास्ट पेशवा। अब ये बिठूर में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इनकी खुद की कोई भी हम लोग बात करेंगे तो इनके बच्चे नहीं हुआ करते थे, समझ रहे हो आप लोग। तो हुआ क्या, इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया जिसको नाना साहब टू या फिर धोधू पंत के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स बोलेंगे क्योंकि तुम जो है वो बाई ब्लड उनके उत्तराधिकारी नहीं है, तो हम तुमको जो है उत्तराधिकारी भी नहीं मानेंगे। और फिर आगे जाकर के बोल देंगे तुमको पेंशन वेंशन भी अब कुछ नहीं मिलेगी। तो इसीलिए नाना साहब जो टू है, जो धोधू पंत है, इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी, है ना। और कहाँ से लड़ी थी, कानपुर से लड़ी थी। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और याद रखना इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने, जिनको बाद में शिवपुरी में फांसी पे लटका दिया गया था मध्य प्रदेश में। और जो नाना साहब टू है ये तो भाग गए थे कहाँ पे बाद में, काठमांडू, जहां पर इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये था थोड़ा सा मराठाओं के बारे में। तो जितना बताया बस उतना ही पढ़ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। अभी दो लेक्चर और होंगे, एक में आपको मैं करा दूंगा आज रात में विजयनगर एम्पायर, और एक कल पढ़ा दूंगा सिख धर्म और ये जो मूवमेंट होते हैं ना भक्ति वाले, उसके बारे में। बस हो गया फिर काम खत्म, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे स्टैटिक और ज्योग्राफी। थैंक यू।